अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी आरएमएस के सैनिक स्कूल के फॉर्म्स ओपन हो चुके हैं और एनडीए 1 2023 की प्रिपरेशन भी स्टार्ट हो गई है स्नाइपर डिफेंस एकेडमी में। एनसीडीएस 1 2023 का भी बैच स्टार्ट हो चुका है। तो इसी रिगार्डिंग हमने एक पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं इस पे अपने यूट्यूब चैनल पे। एंड वी आर द इंस्टीट्यूट दैट इज स्नाइपर डिफेंस एकेडमी, जो कि प्रोवाइड करवाती है आपको वो सारी क्वालिटीज़, वो रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो आपको डिफेंस में जाने का आपका सपना साकार करेगी। अब हम अपनी एक पॉलिटी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम मैक्सिमम से मैक्सिमम वो पार्ट कवर करें और वो क्वेश्चंस कवर कर सकें जो एक्सपेक्टिंग हो हमारे आने वाले कंपटीशन में। और आज का जो टॉपिक है हमारा इस सीरीज़ का वो फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर entire competition, for every competition, each and every competition, whether it is one day competitive exam, whether it is UPSC, whether it is any exam, and even for citizen of India, that they should know about the fundamental rights, कि हमारे basic fundamental rights हैं क्या, if they are aware, they live their life prosperity। ठीक है, तो इस सीरीज को हम कंटिन्यू करने चाह रहे हैं। बिफोर दैट लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ। I am a faculty in Sniper Defense Academy, myself Rishabh, and I have been in teaching from 3 to 4 years. So let's begin the topic. Fundamental right. As we all know that fundamental right is mentioned in Constitution of India. Fundamental right है क्या basically? Fundamental rights को fundamental rights ही क्यों बोला जाता है? फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35 इन पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल इसलिए बोला जाता है क्योंकि फंडामेंटल मतलब बेसिक नीड्स, आपकी जो बेसिक्स हैं जिसके बिना सर्वाइवल ऑलमोस्ट वर्स्ट है, जिसके बिना सर्वाइवल ऑलमोस्ट वर्स्ट है, उसे फंडामेंटल राइट कहते हैं। तो आर्टिकल 12 से आपका आर्टिकल 35 तक, आर्टिकल 12 से आपका आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। हमें ये वन बाय वन सारे आर्टिकल्स पढ़ने डिटेल में, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आर्टिकल से पूछे जाते हैं। वो डायरेक्टली पूछ लेता है कि राइट टू इक्वालिटी कौन सा आर्टिकल है, राइट टू फ्रीडम कौन से आर्टिकल में है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन कौन से आर्टिकल में है, वो सीधा सीधा पूछ लेता है। लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुआ था आपका सैनिक स्कूल का, उसमें क्वेश्चन आया हुआ भी था कि आर्टिकल 17 किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 17 आपका अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है। ये आगे हम जानेंगे, जैसे जैसे स्लाइड्स बढ़ती जाएंगी आपको सारी नॉलेज मिलती चली जाएगी फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग। उससे पहले हमें सबसे पहले ये समझना है कि फंडामेंटल राइट है क्या। फंडामेंटल राइट आर द फंडामेंटल इन नेचर, दे आर वेरी बेसिक इन नेचर। हमारी वो ज़रूरतें जिनकी हमें बहुत मतलब हमारा जो मेन एक फंडामेंटल चीज़ है सर्वाइवल करने के लिए। देखिए, आपको सर्वाइव करने के लिए आपको बेसिक नीड्स चाहिए, आपको फूड चाहिए, आपको एक रूफ चाहिए रहने के लिए, बेसिकली आपको क्लोथ्स चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से हमारे कुछ राइट्स हैं, हमारे कुछ अधिकार हैं जिनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, हिंदी में हम मूल अधिकार कहते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 12 से 35 में आर्टिकल में फ्रॉम आर्टिकल 12 से 35 तक मेंशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता था। मैग्ना कार्टा क्यों बोला जाता था? इनिशियली एक यूके में आपका ये हुआ था कि मतलब किंग थे, उन किंग ने मैग्ना कार्टा के तौर पे कुछ राइट्स अपनी प्रजा को दिए थे। मतलब उस राजा ने कुछ राइट्स, एक मैग्ना कार्टा उनके उस टाइम पे, जैसे हमारा भी कॉन्स्टिट्यूशन है उस टाइम पे एक मैग्ना कार्टा हुआ करता था, तो उन्होंने वो राइट्स उनको प्रोवाइड करे थे अपनी प्रजा को। तो इसलिए इसको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, वाई डू वी कैन नेम एज फंडामेंटल राइट, मतलब वही बेसिकली जो अभी मैंने आपको समझाया कि इसको फंडामेंटल राइट ही क्यों कहते हैं। दे अफोर्ड अ बेसिस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। देखिए, आप आए हैं, आपने बर्थ लिया है, बर्थ लेने के बाद आपके पास जो आपको बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है,
तो आपके कुछ राइट्स भी होंगे, है ना। अब उन कंट्रीज़ को देखिए जिन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है, या जिन कंट्रीज़ में किसी को फंडामेंटल राइट प्रोवाइड नहीं है, ठीक है, तो वो जी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं जी रहे, बट उनकी जो डेवलपमेंट है, जो प्रोग्रेस है, वो वहीं रुक गई, उनकी ग्रोथ वहीं रुक गई। क्यों? क्योंकि वो दे लाइक पपेट, वो पपेट की तरह काम कर रहे हैं, कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं, उनका खुद का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दे डोंट हैव देयर डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज, वो अपने डिसीजंस नहीं बना सकते। तो ये सारी चीज़ें होने के लिए फंडामेंटल राइट्स का होना बहुत ज़रूरी है। और इंडिया में तो हमें बहुत बेसिक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, कॉल अगेंस्ट टैपिंग, ठीक है, मतलब राइट टू प्राइवेसी अगेंस्ट कॉल टैपिंग, ये सारी चीज़ें मतलब बहुत बेसिक फंडामेंटल राइट्स हमें दिए गए हैं। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। तो फंडामेंटल राइट्स का होना हमारी प्रोग्रेस के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। द पीपल एंड ऑफिशियल ऑफ इंडिया आर आउट टू एंजॉय दीज राइट्स। तो हम लोग जो इंडियन सिटीजन्स हैं और जो नॉ मतलब इंडियन सिटीजन्स नहीं हैं, उनके पास भी फंडामेंटल राइट्स हैं। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके पास, सभी के पास फंडामेंटल राइट्स हैं, बट देयर इज़ बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में हैं, उनको कुछ फंडामेंटल राइट्स उनके ऑलरेडी मतलब सीज्ड कर रखे हैं, और ताकि वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से पूरा कर सकें। जो आपके सिटीज़न नहीं है, इंडिया के सिटीज़न नहीं है, उनके फंडामेंटल राइट्स जो हैं, उनको कुछ फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं, कुछ नहीं दे रखे। कुछ फंडामेंटल राइट्स खाली सिटीजन्स को ही दे रखे हैं, इंडियन सिटीजन्स को, और कुछ फंडामेंटल राइट्स बोथ इंडियन को मतलब इंडियन सिटीजन्स को भी दे रखे हैं और नॉन सिटीजन्स को भी दे रखे हैं। धीरे धीरे आगे जानेंगे। नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट। तो सबसे पहले फंडामेंटल राइट के नेचर की बात करते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर इक्वल टू ऑल। सबसे पहली बात तो ये, फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सभी के लिए बराबर हैं, ठीक है। ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन, किसी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया कि हाँ भाई इसके पास इसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो इसको फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा मिलेंगे, इसकी फाइनेंशियल कंडीशन वीक है तो इसको फंडामेंटल राइट्स कम मिलेंगे। नहीं, दिस इज इक्वल फॉर ऑल, ठीक है। एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। एक्सेप्शंस हैं, कुछ रिजर्वेशंस हैं जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करवा रखे हैं, वो जस्ट अपलिफ्टमेंट ऑफ द कम्युनिटी के लिए प्रोवाइड करवा रखे हैं। अदरवाइज फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो सभी के लिए बेसिक्स हैं, वो सभी को मिलेंगे, बराबर मिलेंगे, ठीक है। उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है या किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। फंडामेंटल राइट आर जस्टिशिएबल इन नेचर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल राइट आर जस्टिशिएबल इन नेचर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्टिशिएबल इन नेचर क्या होता है कि जैसे कि हमारा डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी आर नॉन एनफोर्सेबल इन नेचर एंड नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। जस्टिशिएबल इन नेचर होता है कि वेदर आपके फंडामेंटल राइट ब्रीच होते हैं तो यू कैन गो टू द कोर्ट डायरेक्टली, आप जस्टिस मांग सकते हैं कि भाई मेरा ये फंडामेंटल राइट ब्रीच हुआ है। अदरवाइज फंडामेंटल राइट होने का फ़ायदा क्या है? मान लीजिए उसने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कर दिया कि हमारा जो है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो गया कि हमारा फंडामेंटल राइट हमें मिला हुआ है ये, ठीक है। अब किसी का फंडामेंटल राइट था कि मान लीजिए उसको जाना है मूव फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, और उसको रोक दिया जाता है। उसको रोक दिया जाता है, क्या बोल के रोक दिया जाता है कि आप नहीं जा सकते क्योंकि आप टू व्हीलर से जा रहे हो, आप फोर व्हीलर से जाएंगे। दिल्ली में जिनकी मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी है, खाली कार वाले लोगों की एंट्री है, ठीक है। तो उसका फंडामेंटल राइट हो गया ना, ब्रीच हो गया। तो वो डायरेक्टली कोर्ट में जा सकता है, और किन कोर्ट्स में जा सकता है? आपका सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट्स में जा सकता है डायरेक्टली। क्या 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 रीज़न के साथ? कि द ब्रीच माई फंडामेंटल राइट, a fundamental right from move one place to another place, बट वो मेरे को जाने नहीं दे रहे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड जस्टिफिएबल इन नेचर। एंड फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट, ये भी ध्यान रखिएगा। नॉट एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है? फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं। कुछ रेस्ट्रिक्शंस कैसे हैं? जैसे आपका इमरजेंसी लग जाती है ना,
प्रेसिडेंट की इमरजेंसी लग जाती है, और प्रेसिडेंट की जो इमरजेंसी लगती है वो कई सारे क्राइटेरियाज होते हैं, उस बेसिस पे लगती है। ठीक है, कि एक्सटर्नल एग्रेशन है कि इंटरनल एग्रेशन। एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब बाहर से किसी एनिमी कंट्री ने अटैक किया है या बाहर से किसी ने अटैक किया है, या इंटरनल एग्रेशन मतलब है कि आपका किसी स्टेट के अंदर या किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, टेरिटोरियल पार्ट के अंदर कोई एग्रेशन, किसी तरीके का झगड़ा फसाद हुआ है तो या फिर गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है तो गवर्नमेंट को डिसॉल्व करके वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है। तो उस टाइम पे फंडामेंटल राइट, कुछ फंडामेंटल राइट्स आपके रिस्ट्रिक्टेड किए जाते हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेस की बात की थी हमने। पैरामिलिट्री फोर्सेस आपकी जैसे ये आ गई, CISF आ गई, ठीक है, और आपकी स्टेट पुलिस वगैरह आ गई, ये पैरामिलिट्री फोर्सेस से अलग वाला पार्ट है, बट पुलिस वगैरह आ गई, और आपका BSF आ गई, ठीक है, और CRPF आ गई। इनके फंडामेंटल राइट, कुछ फंडामेंटल राइट ब्रीच हैं ऑलरेडी, ब्रीच नहीं कह सकते आप, सीज्ड है, ठीक है, रेस्ट्रिक्शंस है। रिस्ट्रिक्शंस हैं मतलब क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं उनके फंडामेंटल राइट्स पे? उनके फंडामेंटल राइट्स पे ये रेस्ट्रिक्शंस हैं, मान लीजिए कि कोई कॉम्बैट रोल वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई है, ठीक है, अब BSF का बंदा है, वो बोल दे कि नहीं जी मैं तो नहीं लड़ूंगा, मेरे पास फंडामेंटल राइट है, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, मैं तो नहीं लड़ूंगा, मैं तो जा रहा हूँ। या फिर बोल दे, मतलब उसमें BSF वाले बंदे को उसको मना किया गया हो कि आपको यहाँ से बॉर्डर क्रॉस नहीं करना है, ठीक है, या आपको यहाँ इस एरिया पे नहीं जाना है, ठीक है, एक रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड, तो वो क्या, नहीं, आई हैव अ फंडामेंटल राइट टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एनीवेयर इन साइड इंडिया, ठीक है। तो वो अच्छे से ड्यूटी नहीं कर पाए, प्रोटेस्ट, मान लो क्या कहते हैं, पुलिस को ड्यूटी दी गई भाई इस प्रोटेस्ट को रोको, पुलिस ही प्रोटेस्ट में बैठ गई, पुलिस ही प्रोटेस्ट में बैठ गई, पुलिस ही बोलने लगी कि हाँ भाई हमारे पास फंडामेंटल राइट है, वी कैन प्रोटेस्ट। तो उनके कुछ फंडामेंटल राइट्स उनको सर्विस ज्वाइन करने से पहले ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं, ताकि वो अपनी अच्छे से ड्यूटी को ऑब्लाइज कर सकें। दैट इज वाई फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट आता है, दे लिमिट द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स किसकी अथॉरिटी को लिमिटेशंस लगा रहे हैं? तो ये फंडामेंटल राइट जो बेसिकली लिमिटेशंस लगा रहे हैं वो किस पे लगा रहे हैं? हमें कौन रन कर रहा है, हमारी कंट्री को कौन रन कर रहा है? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है हमारी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेंट्रल और स्टेट। और फॉर द पंचायती गवर्नमेंट वगैरह वो 3 टायर लेवल, वो चीज़ अलग है, बट आप बेसिक ये जानो कि तो वो लिमिटेशंस जो प्रोवाइड की जा रही हैं वो मतलब लिमिटेशन किसके अगेंस्ट है? वो अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट है। हमारी जो सेंट्रल लेवल पे अथॉरिटी है दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, और वी कैन से दैट पार्लियामेंट। स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे जो अथॉरिटी है, ताकि ये अपनी मनमर्जी ना चला सकें। दैट इज वाई कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड अस द फंडामेंटल राइट्स। अदरवाइज लाइक चाइनीज का केस हो जाता, चाइना का केस हो जाता, वहाँ पे सिंगल पार्टी सिस्टम है, और वी कैन से दैट दिस इज कॉल्ड डिक्टेटरशिप। इसे डिक्टेटरशिप कहते हैं, है ना। मान लीजिए आज नरेंद्र मोदी जी कह दें, अब देखो लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस तो हैं, बट अगर नरेंद्र मोदी जी आज कह दें कि सभी अपने घर से रेड कलर की शर्ट पहन के निकलेंगे, अदरवाइज सबको शूट एट साइड का ऑर्डर है, और हमारे पास फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे, तो क्या होगा? हमें रेड कलर की शर्ट पहन के निकलना पड़ेगा, है ना। बट ऐसा नहीं है, हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, वी कैन वियर एनी क्लोथ बाय आवर ओन चॉइस, वी कैन डू एनीथिंग बाय आवर ओन चॉइस। तो ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये डिक्टेटरशिप को प्रिवेंट करने के लिए रोकी गई हैं। जैसे पहले पुराने टाइम पे हुआ करता था कि अगर अकबर ने आज कह दिया कि आज क्या कहते हैं, आज टैक्सेस 20% से 40% बढ़ा दिए गए रैंडमली विदाउट एनी रीजन, देना पड़ता भाई, वो उस टाइम किंग था, ठीक है। ये जो आपके जितने भी मतलब ये किसान वगैरह हैं, इनसे आज बोल दिया जाए कि आपको अपनी फसल का, जैसे अंग्रेजों के टाइम पे हुआ करता था, ब्रिटिश एरा में पहुंचे, अंग्रेज क्या देते थे अंग्रेजों को, मतलब
टैक्स चाहिए था, लगान चाहिए, तो उन्होंने कहा भाई हमें टैक्स चाहिए, लगान चाहिए, और हम तो आपकी फसल का 70% हिस्सा लेंगे, 30% आप रखोगे। समझ रहे हो? तो वो डिक्टेटरशिप को रोकने के लिए फंडामेंटल राइट्स है बेसिकली, कि गवर्नमेंट भी अपनी हद में रहकर काम करे। बट इसका अपोजिट भी है, सिटीजन को भी अपनी हद में रहकर काम करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे लिमिटेशंस ये हैं, अभी कोरोना के टाइम पे इमरजेंसी आई थी, हेल्थ इमरजेंसी, तो नरेंद्र मोदी जी ने डिक्लेयर कर दिया था कि भाई आप सभी को अपने घर पर बंद रहना होगा जस्ट टू प्रिवेंट कोरोना। तो हमें रहना पड़ा ना, हमें फॉलो करना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ इमरजेंसी। तो वो रेस्ट्रिक्शंस हैं, तो वो शो करता है फंडामेंटल राइट आर नॉट एब्सोल्यूट। और ये एग्जांपल कि भाई आप रेड कलर की शर्ट पहन के निकलेंगे, ये शो करता है कि नहीं, हम अपनी मर्जी से कपड़े पहन के जा सकते हैं, हम अपनी मर्जी से कहीं भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि वी हैव अ फंडामेंटल राइट। ये एग्जांपल शो करता है restrictions on central and the state authority. The next point is fundamental right distinguish between citizens and foreign nationals. मतलब देखो सिटीजन्स को भी मिले हुए हैं, सिटीजन्स को तो ऑब्वियसली मिले हुए ही हैं, और फॉरेन नेशनल्स को भी मिले हुए हैं, बट डिस्टिंग्विश्ड हैं, कुछ मिले हुए हैं, कुछ नहीं मिले हुए। अब कौन कौन से मिले हुए हैं, कौन कौन से नहीं मिले हुए, वो आगे फर्दर हम कवर करेंगे। नेक्स्ट आता है दे कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। हेल्थ इमरजेंसी हो गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया, नेशनल इमरजेंसी हो गया, वी कैन से दैट प्रेसिडेंट रूल हो गया। तो फंडामेंटल राइट ब्रीच हो जाते हैं, कि जैसे आप कोई एग्रेशन वाली कंडीशन, एग्रेशन वाली सिचुएशन बन गई, झगड़े फसाद वाली सिचुएशन बन गई, तो बोल दिया जाता है कि आपको घरों से बाहर नहीं निकलना है, तो हमें नहीं निकलना होता, हमको फॉलो करना पड़ता है क्योंकि इमरजेंसी लगेगी। नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट कैन अमेंड द फंडामेंटल। अमेंड मतलब उसमें संशोधन करना, उसमें चेंज करना। ओनली पार्लियामेंट हैज राइट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। इस पे भी हम आगे स्टडी करेंगे। इस पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत केसेस आए हैं, बहुत बहस हुई है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है या नहीं। तो इवेंचुअली ये निकल गया कि यस, फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड, बट ओनली द पार्लियामेंट हैज राइट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। खाली पार्लियामेंट को ये हक है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करे। तो बेसिकली हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है कितने? इनिशियली हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, अब हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स। इनिशियली वी हैव 7 फंडामेंटल राइट्स, जिसमें से एक था फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी FRP, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको बाद में फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट बना दिया गया। तो अभी ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, अभी ये हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट की जगह इसको अभी लीगल राइट बना दिया गया है। अभी हमारे पास जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है शोषण, एक्सप्लॉयटेशन मतलब होता है शोषण, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ये इन सब फंडामेंटल राइट्स का एक तरीके से रेमेडी है, क्योर है। मतलब ये जो बाकी के 5 फंडामेंटल राइट्स हैं, इन फंडामेंटल राइट के ब्रीच पे, इंक्रोचमेंट पे, हम इस लास्ट वाले फंडामेंटल राइट को, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को यूज करते हैं बेसिकली। मतलब एक कोर्ट से रिट जारी होती है इन फंडामेंटल राइट के ब्रीच होने पर। ठीक है, तो सबसे बेसिक क्वेश्चन तो यही बनता है आपका कि हाउ मेनी फंडामेंटल राइट वी हैव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो बेसिकली वी हैव 6 फंडामेंटल राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर इंडिया। ठीक है, हमारे पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, इनिशियली हमारे पास 7 थे। द वन फंडामेंटल राइट, दैट इज फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, वो चेंज हो चुका है अभी फंडामेंटल राइट से, उसको एक्सक्लूड करके लीगल राइट्स में डाल दिया। लीगल राइट्स मतलब क्या होते हैं? लीगल राइट्स मतलब होते हैं आपका कि आपको अपना अधिकार पाने के लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। क्या दिखाने होंगे? लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे। लाइक लीगल फंडामेंटल राइट्स की हम बात करें तो लीगल फंडामेंटल राइट में जैसे हमारा राइट टू प्रॉपर्टी है, मान लीजिए आपके पास कोई ज़मीन है, आप उस पर कोई हक मतलब अपना जमाना चाहते कि हाँ भाई ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे को इसका कंपेंसेशन मिलना चाहिए क्या, तो आपका लीगल राइट है, आप अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाइए, वो आपका राइट है, अधिकार है। उस प्रॉपर्टी को सेल करिए, उस प्रॉपर्टी को आप उस पर कंस्ट्रक्शन करिए, कुछ भी करिए, लीगल राइट है आपका। बट फंडामेंटल राइट नहीं है। इसका भी रीज़न था,
इसका भी रीज़न था इसको फंडामेंटल राइट से हटाने का। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब आते हैं आपके बेसिक आर्टिकल, दैट इज आर्टिकल 12 और 13, जिसमें फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, ये आर्टिकल सिर्फ खाली आपका 12 तो बताता है डेफिनेशन, 12 तो बताता है आपका डेफिनेशन, और आर्टिकल 13 बताता है आपका लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट। मतलब कि कोई भी लॉ, कोई भी कानून ऐसा जो फंडामेंटल राइट को ब्रीच करेगा, इनक्रोच करेगा, ठीक है, वो लॉ नल है, नलीफाई है, वॉइड है, बेकार है, यूजलेस है, वो कानून वैध नहीं है। आर्टिकल 13 बताता है। और आर्टिकल 12 आपका बताता है बच्चों, ये सीडीएस में कई बार आया, पूछा है, अभी लास्ट टू लास्ट एग्जाम में सीडीएस में पूछा था। ठीक है, एनडीए में आने के चांसेस रहते हैं इसके, और अगर पेपर का लेवल ठीक हुआ तो सैनिक में भी पूछ लेगा। ठीक है, तो आर्टिकल 12 आपका क्या कहता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने जो एक किसी भी कंट्री को आपका एक स्टेट कहते हैं, है ना, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो किसी भी कंट्री को स्टेट कहा जाता है। मतलब क्यों, स्टेट के लिए एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट चाहिए होती है कि उसके पास खुद की गवर्नमेंट हो, उसके पास कुछ टेरिटोरियल मतलब टेरिटोरियल मास हो, टेरिटोरियल एरिया हो, लैंड मास हो, उसकी खुद की पॉपुलेशन हो, एक मिनिमम पॉपुलेशन होती है कि ये पॉपुलेशन, ठीक है, और उसके पास उसकी इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हों, या मतलब कुछ भी उसकी बेसिक एक रिक्वायरमेंट बना देते हैं कि यही कंट्रीज एज ए स्टेट, मतलब स्टेट बोली जाएंगी। तो ये तो था कि स्टेट एक कंट्री, तो हर जगह इन्होंने कंट्री वर्ड यूज नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन में, इन्होंने स्टेट यूज किया है। अब ये स्टेट यहाँ पे क्या डिफाइन करता है, ये स्टेट यहाँ पे खाली कंट्री को डिफाइन नहीं करता, ये स्टेट यहाँ पे डिफाइन करता है आपका कि आपके मतलब आप जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये पढ़ा जाएगा कि मान ली इफ स्टेट ब्रीच योर फंडामेंटल राइट, तो वो स्टेट क्या है, किस स्टेट की बात करें, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश की बात करें, या किसी कंट्री की बात करें, इंडिया की बात करें, ये किसकी बात करें। तो आर्टिकल 12 में और आर्टिकल 36 दोनों जगह सेम है, स्टेट की डेफिनेशन दी गई है। आर्टिकल 36 आता है आपका डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो दोनों जगह आपका सेम दिया गया है। जो आपका गवर्नमेंट और पार्लियामेंट है वो सबसे पहले स्टेट की डेफिनेशन में आएगा। मतलब कि जो आपकी यूनियन गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट की डेफिनेशन में आएगा। मतलब कि अगर कहीं पे ये कहा जाता है इफ स्टेट विल ब्रीच योर फंडामेंटल राइट यू कैन गो टू कोर्ट डायरेक्टली, समझ रहे हैं। तो मतलब आपका गवर्नमेंट की बात कर रहा है वहाँ, यूनियन गवर्नमेंट की बात कर सकता है, हो सकता है वो स्टेट गवर्नमेंट की बात कर सकता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट की बात कर सकता है, हो सकता है पार्लियामेंट आपके फंडामेंटल राइट को ब्रीच करी हो, उन्होंने ऐसी कोई पॉलिसी बना दी हो कि जिससे आपके फंडामेंटल राइट ब्रीच हो रहे हैं, तो वो हर जगह गवर्नमेंट और पार्लियामेंट नहीं लिखेगा, वो सिंपल स्टेट लिखेगा। आपको आर्टिकल 12 से पता होगा इस चीज़ की कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट लिखा है उसकी डेफिनेशन में कौन कौन आता है। ठीक है, जैसे आपका नेक्स्ट आता है लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट। भाई पार्लियामेंट तो लेजिस्लेटिव बॉडी है कहाँ पे, सेंट्रल पे, ठीक है, और लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल है लेजिस्लेचर बॉडी स्टेट लेवल पे, तो वो भी आपकी स्टेट की डेफिनेशन में आती है। ये भी अगर कोई पॉलिसी ऐसी बनाते हैं जो फंडामेंटल राइट आपका ब्रीच करेंगे तो यू कैन गो टू द कोर्ट डायरेक्टली। ठीक है, जितनी भी नेक्स्ट आती हैं आपकी ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज, ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज, लोकल अथॉरिटीज लाइक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर निगम, ठीक है, वाटर बोर्ड, मतलब कोई बोर्ड हो, ठीक। अगर ये लोग भी आपके फंडामेंटल राइट ब्रीच करते हैं तो इनके लिए भी स्टेट वर्ड यूज किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, वो हर जगह मेंशन नहीं करेगा कि ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज, तो खाली करेगा स्टेट इनके लिए। तो ये बताता है बेसिकली आपका स्टेट की डेफिनेशन आर्टिकल 12 जो कॉन्स्टिट्यूशन में हर जगह यूज किया गया है स्टेट। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट आता है आपका ये इसमें कि विद इन द टेरिटोरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये जितनी भी मतलब सारी हैं ये
अब कॉन्स्टिट्यूशन की किसकी बात कर रहे हैं, हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं ना। तो ये जितनी भी आपकी गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, जो स्टेट की डेफिनेशन में आ रहा है, लोकल और अदर अथॉरिटीज़ हैं, ये सब क्या है आपके, ये सारे के सारे आपके मतलब विद इन इंडिया है, इंडिया के टेरिटोरियल पार्ट में आने चाहिए, मतलब इंडिया का पार्ट होने चाहिए। क्योंकि हम इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ही रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, नेक्स्ट आपको आर्टिकल 13 समझ में आ गया। आर्टिकल 13 आपका बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है कि जो भी कोई भी ऐसा लॉ जो कि इनकंसिस्टेंट हो विद और इन डेरोगेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट्स से इनकंसिस्टेंट हो, मतलब फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, उसके साथ ना हो, उसके खिलाफ हो, तो वो लॉ आपका क्या कहते हैं, नल है, बिल्कुल वॉइड है, नॉट वैलिड। ठीक है, ऐसा कोई कानून लागू नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट उसको रिजेक्ट कर देगी, उसको अच्छे से गो थ्रू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट उसको डिक्लेयर कर देगी दिस इज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट, सो दिस इज नॉट अ वैलिड लॉ। ठीक है, वो भले ही पास हो जाए बट वो कभी एक्ट नहीं बन पाएगा, कभी कानून नहीं बन पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आपका राइट टू इक्वालिटी। अब देखो राइट टू इक्वालिटी जो है आपका फंडामेंटल राइट है, सबसे पहला फंडामेंटल राइट, इसके अंदर सब आर्टिकल्स आते हैं फ्रॉम 14 टू 18, फ्रॉम 14 टू 18, क्योंकि इक्वालिटी तो हम किसी की भी रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं ना। तो किस किस के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट दे रहा है, फंडामेंटल राइट दे रहा है, इस पे हमें बात करनी है फ्रॉम 14 टू 18। फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी, किस किस के रिस्पेक्ट में है वो राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी का फंडामेंटल राइट हमें किस किस के रिस्पेक्ट में दिया जा रहा है, वो बात करेंगे हम आपका फ्रॉम आर्टिकल 14 टू 18। चलिए लेट्स मूव फर्दर। तो सबसे पहले आता है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 में। इक्वालिटी बिफोर लॉ मतलब क्या होता है आपका, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 14 स्टेट्स दैट इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कानून के सामने सब बराबर है। भाई ये जो लॉ वर्ड है ना, इसके सामने सब बराबर है, ऑल आर इक्वल। मतलब कि कानून अगर बनाया गया है तो वो राम के लिए भी वही है, वो श्याम के लिए भी वही है। ठीक है, और वो आपका आमिर खान के लिए भी वही है, सभी के लिए बराबर है, कानून के लिए सब बराबर हैं और सबके लिए कानून बराबर है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है राइट टू इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कि सभी कानून के लिए बराबर हैं और सब कानून सबके लिए बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल आपका आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15। मतलब कि कुछ हमारे ऐसे मतलब एक ग्राउंड्स पे डिक्लेयर किया गया है कि इन पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन पढ़ेंगे अभी हम एक्सेप्शन क्या है, बट कुछ ग्राउंड्स पे हमारे डिक्लेयर किया गया है आर्टिकल 15 में कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। समझ रहे हैं कि इन बेसिस पर हमें जो फंडामेंटल राइट मिला है उसमें बोला गया है आर्टिकल 15 में कि इन बेसिस पर कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, मतलब लाइक धर्म के आधार पर, रिलीजन के बेस पर किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होगा कि आप मुस्लिम हैं आप नहीं जा सकते, आप हिंदू हैं आप नहीं जा सकते। ठीक है, आप क्रिश्चियन हैं आपको आप एनडी का पेपर नहीं देंगे, या आप मुस्लिम हैं आप CDS का पेपर नहीं देंगे, या आप हिंदू हैं आप ND-CDS का पेपर, मतलब रिलीजन के बेस पर बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरीके का नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रेस के बेस पर, कि भाई आप मराठा के मतलब आपके वंशज जो रहे हैं, आपके एंसेस्टर जो रहे हैं वो मराठा हैं, मराठा में भी गायकवाड़ है, सिंधिया है, इन लोगों ने साथ नहीं दिया था, इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था और आप उसी के वंशज हैं, मतलब आप उन्हीं की फैमिली के एक पार्ट हैं, आपके दादा परदादा कोई रहे होंगे। ठीक है, तो वो अब इसलिए आप किसी भी इंडियन पॉलिटी का पार्ट नहीं बन सकते, इंडियन पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं बन सकते। ठीक है, मतलब इंडियन पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं बन सकते, मतलब कहने का किसी भी मतलब उस रेस के बेसिस पे, उस डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे
आप किसी भी इंडियन मतलब आप कुछ प्रिविलेजेस को नहीं ले सकते, है ना। मान लीजिए कि मेरे जो दादा परदादा या उनके भी एंसेस्टर्स मतलब रहे होंगे, वो आपका मान लीजिए सिंधिया थे, या जो आपका भी ज्योतिरादित्य सिंधिया है वो सिंधिया फैमिली से बिलोंग करता है, और सिंधिया ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया था, ठीक है। अब वो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, तो अगर उनसे बोल दिया जाए कि सिंधिया साहब आप सिविल एविएशन मिनिस्टर नहीं बनेंगे क्योंकि आपके जो पूर्वज थे वो सिंधिया थे, या आपको फंडामेंटल राइट नहीं दिए जाएंगे, क्यों, क्योंकि आप सिंधिया फैमिली से बिलोंग करते हो और उन्होंने उस टाइम पर गद्दारी की थी, दे वर ट्रेटर्स। तो इस बेसिस पर आपका कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं होगा, साफ साफ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। और ऐसा होता भी है, करते हैं, कोई करता है तो आप जा सकते हैं सीधा कोर्ट। फिर कास्ट के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि भाई आप जाट हैं, आप गुर्जर हैं। सॉरी फॉर इंटरप्टिंग गाइस। तो हम बात कर रहे थे प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस एंड कास्ट। तो आप जाट हैं, आप गुर्जर हैं, आप नहीं जा सकते, ठीक है। ये आप ब्राह्मण हैं कि भाई ये एनडीए का फॉर्म निकला है, खाली जाट भरेंगे, सीडीएस का फॉर्म निकला है, खाली गुर्जर भरेंगे। तो कास्ट के बेसिस पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते बिल्कुल भी आप, ठीक है। बट एक्सेप्शंस हैं, रिजर्वेशन दिए गए हैं एससी और एसटी, ओबीसी। वो एक्सेप्शंस जो दिए गए हैं वो अपलिफ्टमेंट के लिए दिए गए हैं इन लोगों की, मतलब ये जो एससी एसटी और ओबीसी का जो आपको रिजर्वेशन दिया गया है वो उनको अपलिफ्ट करने के लिए दिया गया था इनिशियली। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन और उनकी सोशल कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर थी, तो उनको अपलिफ्ट किया जा सके, इस वजह से वो रिजर्वेशन दिया गया, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है सेक्स। मेल और फीमेल में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, मतलब बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। कि सपोज करिए कि राधा कहीं पे काम कर रही है और राम कहीं पे काम कर रहा है, तो राम को सेम काम के लिए 45,000 पर मंथ मिल रहे हैं, बट राधा को 25,000 पर मंथ मिल रहे हैं, जस्ट बिकॉज, क्यों, क्योंकि राधा फीमेल है। राधा क्या है, फीमेल है, इस वजह से उसे कितने, सिर्फ 25,000 मिल रहे। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ ना ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। तो वो डिस्क्रिमिनेशन सेक्स के बेसिस पर नहीं होगा। वी हैव अ फंडामेंटल राइट, दैट इज प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट आता है प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, इसका भी एक्सेप्शन है शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है। इसका एक्सेप्शन है शेड्यूल्ड ट्राइब। एक्सेप्शन सब क्या होते हैं आपके, ठीक है। इसका एक्सेप्शन है शेड्यूल्ड ट्राइब, मतलब जो ट्राइबल एरियाज है, कुछ ट्राइबल एरियाज में एंट्री भी बैन है, रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, ताकि उनके कल्चर को डिस्ट्रॉय ना किया जा सके, वो कंजर्व रहें। वहाँ रूल भी डायरेक्टली शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज जितने भी हैं आपके, वहाँ रूल भी डायरेक्टली किनका चलता है, उन रूल भी प्रेसिडेंट का चलता है, हमारे इंडियन प्रेसिडेंट का। तो प्लेस ऑफ बर्थ के बीच पे भी डिस्क्रिमिनेशन ना किया जा सके, जैसे कि मान लीजिए बोल दिया जाए कि हाँ भाई आप मेरठ में आपने बर्थ लिया है और दूसरा बंदा है वो दिल्ली में बर्थ लिया है, इंटरव्यू चल रहा है या फिर कोई एग्जाम है, उसने बोला दिल्ली वाला बंदा तो अलाउ है, बट कि भाई आप दिल्ली से हैं और आप मेरठ से हैं, ओनली दिल्ली वाला बंदा अलाउ है इस एग्जाम में बैठने के लिए, मेरठ वाला नहीं है, क्योंकि मेरठ के लोग तो मार पिटाई करते हैं भाई, गुंडागर्दी करते हैं, मेरठ वाले लोगों को अलाउ नहीं करते, है ना। तो इस बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो आर्टिकल 14 आपको समझ में आया। इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, कानून सबके लिए बराबर है और सब कानून के लिए बराबर है। डिफरेंस समझिए, कानून सबके लिए बराबर है और सब कानून के लिए बराबर है। वहां भी आपका एक्सेप्शन है, जैसे आप आईपीसी की बात करें तो जो आपका मेंटली रिटार्डेड बंदा है, अगर उससे कोई क्राइम हो जाता है तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेडिकल कंडीशन, जो हमारी इंडियन पिनल कोड है आईपीसी, आईपीसी 1860, वो जो हमारी आईपीसी 1860 है, वो आईपीसी 1860 कहती है कोई मेंटली रिटार्डेड बंदा है, मेंटली रिटार्डेड बंदा है, उससे कोई क्राइम हो जाता है तो उसको मेडिकल एड के रिगार्डिंग उसको सजा नहीं दी जाएगी, कि भाई उसको पता ही नहीं है कि उसने क्या किया, ठीक है।
तो वो एक्सेप्शन है। बट इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब आप बहुत अच्छे से समझ जाइए कि कानून सबके लिए बराबर है और सब कानून के लिए बराबर है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट आता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब यहाँ पे बात चल रही है गवर्नमेंट जॉब्स की। ठीक है, कि सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाए इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी दी जाए। ठीक है, बट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको फॉलो करना होगा। जैसे आपका डिफेंस में जाने के लिए कि भाई मिनिमम हाइट इतनी चाहिए, सपोज करिए एक क्राइटेरिया बना दिया मिनिमम 5 फुट 5 इंच हाइट चाहिए, तो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपको करना होगा। एक आपका क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड बना दिया कि भाई 12th चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, बीए बीएससी चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक अलग चीज है, बट पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिले। इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि आप बहुत सुंदर हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, आप देखने में थोड़े अच्छे नहीं हैं, आप यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते। या आप लड़के हैं, आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं, यूपीएससी का एग्जाम दे सकते हैं, यूपीएससी में जॉब पा सकते हैं, ठीक है, एनडीए में जा सकते हैं, सीडीएस में जा सकते हैं, बट आप लड़की हैं तो आप ये एग्जाम नहीं दे सकते। ऐसा था ना, ऐसा था, बट अब एनडीए में इंडक्ट कर दिया ना लड़कियों को। क्योंकि जब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने ये सवाल रखा गया आप लड़कियों को क्यों नहीं इंडक्ट कर रहे, ये तो आर्टिकल 16 ब्रीच हो गया हमारा, और आर्टिकल 15 भी ब्रीच हो गया। ये तो आर्टिकल 16 ब्रीच हो गया हमारा, और आर्टिकल 15 भी ब्रीच हो गया। दोनों आर्टिकल हमारे ब्रीच हो गए। जब हमारे दोनों आर्टिकल ब्रीच हो गए तो उनके पास जवाब ही नहीं था कि लड़कियों को इंडक्ट ना करने का रीजन दीजिए। आप आर्टिकल 15 ब्रीच कर रहे हैं, आप आर्टिकल 16 ब्रीच कर रहे हैं, तो उन्हें रखना पड़ा भाई एनडीए में। गर्ल्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एनडीए। ठीक है, अब आर्टिकल 17 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है आपको कई बार। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 17। जी, छुआछूत वाला जो प्रचलन चलता था इन एंशियंट टाइम, ये पुराने टाइम पे, एंशियंट टाइम नहीं कह सकते, मतलब पुराने टाइम पे, अभी अभी भी चलता है बहुत सी जगह, गांव में ज़्यादा है अभी, रूरल एरियाज में नहीं, मतलब अर्बन एरियाज में नहीं है, रूरल एरियाज में है अभी ये ज़्यादा। वो क्या है, अनटचेबिलिटी, मतलब छुआछूत वाला कि आप नीच कास्ट के, आपको नहीं छू सकते, आप शूद्र, ठीक है, आप इससे बिलोंग करते हैं, मंदिर में नहीं जा सकते आप, ब्राह्मण ही बस मंदिर में जाएगा, ठीक है, नीची जात के नहीं जाएंगे। तो वो जो सारी चीजें हैं आपकी, वो भी आपका फंडामेंटल राइट है अंडर द आर्टिकल 17, अंडर द आर्टिकल 17। ठीक है, कि राइट एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को खत्म करना होगा। और ये गांधी जी, गांधीयन प्रिंसिपल पे डिपेंड करती हैं ये सारी चीजें। गांधी जी का मानना था कि जब तक छुआछूत खत्म नहीं होगी तब तक इंडिया का डेवलपमेंट नहीं होगा, किसी भी नेशन का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। समझ रहे हैं? चलिए देखिए, आर्टिकल 14, 15 और 16 और 17 तो हमने आज कवर कर लिया गाइस। नेक्स्ट आर्टिकल 18 और उसके आगे के जो आर्टिकल हैं वो अगली सीरीज में, मुझे लगता है कि बहुत लंबी वीडियो होगी, तो अगली सीरीज में हम कवर करेंगे। ठीक है, प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, और प्लीज फीडबैक दीजिए इफ यू रियली वांट समथिंग टू इम्प्रूव अस, कि हम कुछ भी इम्प्रूव कर सकते हैं तो आप फीडबैक दीजिए, वो हम इम्प्रूव करेंगे। अभी हमारा जो है नेक्स्ट आपका राइट 19 to 20, ठीक है, ये आर्टिकल हम कवर करेंगे कल से, मतलब 18 से फर्दर आर्टिकल हम कल कवर करेंगे, ये अगली सीरीज में कवर करेंगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा, और कोई फीडबैक आपको लगता है तो वो फीडबैक दीजिएगा, और स्नाइपर डिफेंस एकेडमी के पेज को फॉलो करिएगा। ओके, थैंक यू गाइस।